बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट। जो साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट भी है। और ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो साइकोलॉजी की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा जिसको तनकीद का निशाना बनाया गया है, क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया है, वो यही स्कूल ऑफ थॉट था। इसके साथ साथ ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जिसने साइकोलॉजी के अंदर पर्सनैलिटी की जो एक था ना, देखने का व्यू, वो चेंज कर दिया। आप कह सकते हैं कि अगर स्कूल ऑफ थॉट को देखा जाए कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है, तो वो साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट यानी कि सिगमंड फ्राइड का काम है। वो स्कूल ऑफ थॉट जिसकी बुनियाद सिगमंड फ्राइड ने रखी, वो स्कूल ऑफ थॉट ना सिर्फ इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है या इस हवाले से बहुत इन्फ्लुएंशियल है कि उसने पर्सनैलिटी को देखने का नजरिया बदल दिया पर्सनैलिटी को। अब कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी की जो थेरीज है ना, हम देखेंगे भी इसकी हिस्ट्री के अंदर पर्सनैलिटी की जितनी भी थेरीज हैं, वो जो पर्सनैलिटी की थेरी सिगमंड फ्राइड ने दी है ना, सिगमंड फ्राइड की पर्सनैलिटी की थेरी तमाम पर्सनैलिटी की थेरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है। उसकी रीजन ये है कि सिगमंड फ्राइड के काम के बाद जितनी भी पर्सनैलिटी की थेरीज आई है ना, आपको उसके अंदर, उन तमाम थेरीज के अंदर कहीं ना कहीं सिगमंड फ्राइड की इन्वॉल्वमेंट जरूर मिलेगी। या तो वो उसके कॉन्सेप्ट्स की बेस पे बनाई गई होगी, यानी कि उससे थोड़ा सा आइडिया लिया, थोड़ी सी उसमें वेरिएशन डाली और थेरी बना दी, या फिर उसकी मुखालफत में बनी नजर आएंगी आपको। ये कहने का मतलब है कि इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आपको इस बात से हो सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंट थेरी है। इवन ये भी कहा गया है कि अगर पर्सनैलिटी की थेरी किसी ने बनानी है या पर्सनैलिटी को स्टडी करना है ना, तो सिगमंड फ्राइड की थेरी को वो इग्नोर नहीं कर सकता, वो लाजमी तौर पर इसको समझनी पड़ेगी या इसको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा इस पर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो सिगमंड फ्राइड ने ज्यादा फोकस रखा है, जिसको सब्जेक्ट मैटर बोला गया है, वो है हमारी सेक्सुअल ड्राइव्स। उस पर ज्यादा फोकस रखा है, हमारे अनकॉन्शियस पे रखा है, तो इस वजह से भी बहुत इसको तनकीद का निशाना बनाया गया। तो इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था, इन्हीं चीजों को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हम जितने भी इसके जो डेवलपर्स हैं या फाउंडर्स हैं, उनको जब पढ़ेंगे ना, फाउंडर तो एक ही है, डेवलपर यानी कि बाद में उन्होंने थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस के साथ अपना काम भी किया है अलहदा से। तो वो सारे सब लोगों की पर्सनैलिटी की थेरीज ही हैं। बेसिकली पर्सनैलिटी की जब थेरीज आप पढ़ते हो तो आपको इन तमाम की थेरीज पढ़नी पड़ती हैं, तो इससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि पहली थेरी जो दी सिगमंड फ्राइड ने, इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले पर्सनैलिटी की थेरीज आई नहीं है, बहुत सारी थेरीज उससे पहले भी हैं। लेकिन जो अप्रोच या जिस तरह से ये असरअंदाज हुई है ना थेरी साइकोलॉजी के अंदर, इस तरह से नहीं थी वो कोई भी। चले खैर, साइको एनालिटिक अप्रोच इसको देख लेते हैं, ये क्या होता है। द अर्लीस्ट अप्रोच टू द फॉर्मल स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी वाज साइको एनालिसिस, द क्रिएशन ऑफ सिगमंड फ्राइड, जिसको सिगमंड फ्राइड ने दिया। अर्लीस्ट अप्रोच बोला जाता है इसको, फॉर्मल स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मल स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी सबसे पहले किसने दिया, तो ये सिगमंड फ्राइड की जो थेरी है ना, यही अप्रोच है, या सिगमंड फ्राइड की जो अप्रोच है, वही फॉर्मल अप्रोच बोली जाती है, फॉर्मल स्टडी बोली जाती है। Who began his work in the closing years of the 19th century, 19th century के लास्ट में इसने दी थी। Nearly every personality theory developed in the years since Freud's work owes a depth to his position। वो कहता है कि जितनी भी थेरीज डेवलप हुई ना, वो लाजमी तौर पर सिगमंड फ्राइड के काम से मुतासर होके या उसे आइडिया लेके, आइदर बिल्डिंग ऑन इट और अपोजिंग इट। वही वाली बात, या तो इसी पर बिल्ड हुई है यानी कि इसके कॉन्सेप्ट्स पर, या फिर इसके मुखालफत में बनी है। अच्छा, साइकोएनालिसिस एज फ्राइड कंसीव्ड इट एम्फसाइज्ड अनकॉन्शियस फोर्सेस। अब इसकी जो थ्योरी है या इसकी अप्रोच है ना सिगमंड फ्राइड की, उसके अंदर कौन सी चीजें फोकस होती हैं। एक तो अनकॉन्शियस फोर्सेस की बात की जाती है, बायोलॉजिकली बेस्ड ड्राइव्स की बात की जाती है, सेक्सुअल ड्राइव्स की, अग्रेशन की बात की जाती है, अनअवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाती है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद देयर वर कंसीडर्ड द रूलर्स एंड शेपर्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी। वो कहते हैं जितने भी ये फैक्टर्स हमने देखे हैं ना, ये तमाम जो है ना हमारी पर्सनैलिटी के शेपर्स हैं या डेवलपर्स हैं, यानी कि यही हमारी पर्सनैलिटी को बना रहे होती हैं। ये जो सारे हमारे फैक्टर्स हैं, अनकॉन्शियस फोर्सेस, बायोलॉजिकल ड्राइव्स ऑफ सेक्स, अग्रेशन, अनअवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट्स इन अर्ली चाइल्डहुड,
ठीक है, ये सारे कहते हैं ये सारे मिलके हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। दीज वर कंसीडर द रूलर्स एंड, मतलब ये रूल भी करते हैं बनाते भी हैं। फ्रायड्स व्यूज हैड एन इंपैक्ट नॉट ओनली ऑन साइकोलॉजी, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी जो अप्रोच थी उसने ना सिर्फ साइकोलॉजी को इंपैक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया, बट ऑल्सो ऑन द जनरल कल्चर। एक जनरल भी जो हमारा व्यू था या जनरल कल्चर है उस पर भी असरअंदाज, यानी कि एक जनरल हमारा जो आप कह सकते हैं ओवरव्यू ना, लोगों को देखने का, पर्सनैलिटी को देखने का या अंडरस्टैंड करने का, डेवलपमेंट को देखने का बच्चे की, वो उस पर भी असरअंदाज हुई है ये थ्योरी, क्योंकि इसने डेवलपमेंट भी बताई है ना कैसे होती है बच्चे की डेवलपमेंट। अच्छा, ही सक्सीडेड इन रीडिफाइनिंग द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड रेवोल्यूशनाइजिंग आवर वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट ह्यूमन नेचर, अबाउट हु वी आर। यानी कि इसने एक हमारा जाविया नजर बदल दिया, देखने का अंदाज बदल दिया, पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का एक तरीका बदल दिया। उसके बाद साइकोएनालिसिस की बात कर लेते हैं। साइकोएनालिसिस अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन साइक। ये एक आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट का तरीका है, फ्रेमवर्क है, जिससे आप क्या करते हैं, ह्यूमन की साइकी को समझते हो। It was developed by Sigmund Freud and it emphasizes the importance of the unconscious mind and the influence of early childhood experiences. इसके अंदर दो चीजों पर फोकस किया जाता है, अनकॉन्शियस माइंड और जो हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस होते हैं ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये अप्रोच है एक साइकोएनालिसिस ट्रीटमेंट अप्रोच है और पर्सनैलिटी को स्टडी करने की एक अप्रोच है, ठीक है, जिसके अंदर दो चीजों पर फोकस किया जाता है, अनकॉन्शियस माइंड और हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। इट इज नो exaggeration to say that personality theory has been influenced more by Sigmund Freud than by anyone else. वो कहते हैं इसमें कोई मुबालगा नहीं कि जितनी पर्सनैलिटी की थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड से इन्फ्लुएंस हुई उतनी किसी से नहीं हुई। His system of psychoanalysis was the first formal theory of personality and is still the best known. पहली फॉर्मल थी और आज तक इसको मतलब इसकी वैल्यू है साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर या पर्सनैलिटी के अंदर। अच्छा, नॉट ओनली डिड फ्राइड्स वर्क अफेक्ट थिंकिंग अबाउट पर्सनैलिटी इन साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री, बट इट आल्सो मेड अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन द वेज वी लुक एट ह्यूमन नेचर इन जनरल। ये वाली बात जो हमने ऊपर की, साइकोलॉजी के साथ साथ इसने हमारी एक जनरल जो परसेप्शन है पर्सनैलिटी को लेके उस पर भी असरअंदाज हुई है। ये फ्यू आइडियाज इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन हैव हैड सच अ ब्रॉड एंड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, यानी कि इसके कुछ आइडिया जो हैं हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन हैव हैड सच अ ब्रॉड एंड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, के जिनका जो आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये जो जनरल लुक एट ह्यूमन नेचर इन जनरल की बात की गई ना, इसको मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आ गई। हम इसकी जो डेवलपमेंट है ना वो बच्चे की देख रहे होते हैं किसी और तरीके से, यानी कि डेवलपमेंट देख रहे होते हैं कि बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जाता है। अब उसको हम पहले जो सिगमंड फ्राइड से पहले नॉर्मली देखा करते थे कि ये एक कुदरती प्रोसेस है, इसके थ्रू बच्चा पैदा मतलब कि पैदा होता है, उसके बाद बड़ा होता है। लेकिन इसने बताया कि यार बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है उस वक्त क्या इनके डिफरेंट इसने जो स्टेजेस दी हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बात की। इसके साथ साथ इसने ये भी बताया कि अगर आपको कोई पर्सन कोई किसी तरह का बिहेवियर शो करता नजर आ रहा है ना, तो उस पर उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस उसके अनकॉन्शियस का असर होगा। तो इससे फिर क्या होता है कि जनरल हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी हेल्प मिल रही होती है कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है इसकी थ्योरी की हेल्प से। अच्छा, व्हेन ही डाइड इन 1939 द न्यूयॉर्क टाइम्स नोटेड हिज पासिंग इन हैन, मतलब कि इसको इसका जो काम था ना इतना असरअंदाज था, या आप कह सकते हैं इतना इन्फ्लुएंशियल था कि न्यूयॉर्क टाइम में इसकी बकायदा इसको फीचर किया गया, द मोस्ट इफेक्टिव डिस्टर्बर ऑफ कंप्लीसेंसी इन आवर टाइम। अब ये एक इंटरेस्टिंग सा वो है फिक्रा कि इफेक्टिव डिस्टर्बर, एक इफेक्टिव भी था वो दूसरा डिस्टर्बर भी था, कि एक इफेक्टिव डिस्टर्बर था उस वक्त के टाइम का। Many of the personality theories proposed after Freud are derivatives of our elaboration on his basic work. जो personality theories के बाद आई हैं या तो वो इसी के काम की डेरिवेटिव थी, यानी कि इसी के काम से निकली हैं, या फिर एलेबोरेट किया गया है इसी के थ्योरी को आगे, ठीक है। others owe their impacts and direction in part to the opposition to Freud psychoanalysis। वो कहते हैं दूसरे जो काम है ना, जो दूसरा यानी कि इसकी मुखालफत में किया गया है, वो भी क्रेडिट इसी को जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी ना देता, ये अपने कॉन्सेप्ट्स ना बयान करता तो इसकी मुखालफत में भी चीजें ना डेवलप होती। इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड एंड असेस द डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ पर्सनैलिटी विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द फ्राइड सिस्टम। अगर आप कहते हैं कि पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसको समझे बगैर
इसको देखे बगैर, आप इसको पढ़े बगैर पर्सनैलिटी को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, या पर्सनैलिटी की फील्ड को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते सही तरीके से। इसकी अपनी एक वो कहते हैं वर्थ है इसके काम की, साइकोलॉजी के अंदर या पर्सनैलिटी के अंदर। अब हम देखते हैं इसके कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं, यानी कि ये जो साइको एनालिटिक अप्रोच है या साइको एनालिसिस से साइको जो सिगमंड फ्राइड का काम है, उसके अंदर किन किन लोगों का काम है या किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसका फाउंडर तो एक ही है, सिगमंड फ्राइड, ठीक है। उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने इससे इसके बाद में काम किया है या इसके साथ मिलकर काम किया था, ठीक है। फाउंडर यही रहेगा बेसिकली। आप इसको इस तरह कह सकते हो, न्यू फ्राइडियंस, यानी कि वो लोग जो फ्राइड के नजरियात के साथ अग्री करते थे, उन्होंने उसके काम को आगे बढ़ाया, ठीक है। और इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो इसके साथ काम करते रहे, कुछ ऐसे जो शागिर्द हैं इसके, लेकिन बाद में अलग हो गए इससे ना। वो क्यों अलग हो गए, कुछ नजरियात का इख्तलाफ था। वो जो जैसे जैसे हम इसकी थेरीज पढ़ेंगे तो वो पता चल जाएगा, नजरियात के इख्तलाफ की वजह से वो अलग हो गए। लेकिन उसके कुछ कॉन्सेप्ट से वो एग्री करते थे, जैसे कि अनकॉन्शियस वगैरह या पर्सनैलिटी की थेरी वगैरह, इस तरह से ना। तो कुछ चीजों में इनका इख्तलाफ था, तो इसलिए ये अलग होते चले गए। इसलिए बोला गया है कि वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनका यही फ्राइड वाला है, लेकिन आगे वो कुछ चीजों में डेविएट करते थे, इसलिए वो अलग होते चले गए इससे। सिगमंड फ्राइड, फ्राइड इज वाइडली, ये वही वाली बात हमने ऊपर पढ़ लिया इसको कि फाउंडर है इसका। कॉल जोंग है इसकी मतलब के साइको एनालिसिस के नजरियात पर ही वो, या साइको एनालिटिक थेरी या साइको डायनेमिक थेरी। Young was a Swiss psychiatrist who initially followed Freud's psychoanalytic approach but later developed his own theory of analytical psychology. वो पहले इसी के अप्रोच को फॉलो करता था, ठीक है। इसके साथ इसने काम भी किया कॉल जोंग ने, ठीक है। लेकिन बाद में उसने अपनी एनालिटिकल साइकोलॉजी डेवलप कर ली, अलग से एक अप्रोच दी उसने, विच एम्फसाइज द रोल ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्राइड ने दिया था, लेकिन ये इसके कुछ नजरियात से अग्री नहीं करता था। इसने फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया इसने फिर। और इसके मतलब के जो थ्योरी है ना कॉल जोंग की, वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है सिगमंड फ्राइड से, लेकिन बेसिक आइडियाज वही हैं। उसके बाद एडलर आ जाता है, अल्फ्रेड एडलर वाज एन ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट हु फाउंडेड द स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जो अप्रोच है वो दी है अल्फ्रेड एडलर ने, विच फोकस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जिसमें उसने बोला कि सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ इसने ये भी बोला कि जो बच्चे का बर्थ ऑर्डर है ना, वो भी बहुत रोल प्ले कर रहा होता है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जब हम इसको देखेंगे तो इसको भी बेसिकली तसल्ली से पढ़ लेंगे, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है इसका भी। उसके बाद ये मिलेनिया क्लैन was a British psychoanalyst who developed a form of psychoanalysis called object relation theory. Object relation theory दी थी इसने, which emphasized the importance of early childhood experiences in shaping personality. बच्चों से रिलेटेड इसने दी थी ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, जिसमें उसने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बात की थी, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात की थी। एना फ्राइड जो कि सिगमंड फ्राइड की बेटी थी, उसके बाद was the daughter of Sigmund Freud and a prominent psychoanalyst in her own right. She is known for her work with children and her development of child psychoanalysis. इसने चाइल्ड साइकोएनालिसिस डेवलप किया था, इसके साथ साथ इसने बहुत से जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है इसने दिए थे, डेवलप किए थे। सिगमंड फ्राइड ने चंद एक दिए थे, उसके बाद जो डेवलप किए वो इसने दिए थे, एना फ्राइड ने। एरिक एरिक्सन वाज अ साइकोलॉजिस्ट who made significant contribution to the field of psychoanalysis. He is student of Anna Freud and expanded upon Sigmund Freud's psychoanalytic theory, particularly in regards to human development. इसमें डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा काम किया था। इसी को थ्योरी जो सिगमंड फ्राइड की डेवलपमेंट की थ्योरी थी ना, उसी को इसने आगे बढ़ाया था। उसने सिगमंड फ्राइड ने 5 स्टेजेस दी थी, इसने आगे इसको बढ़ा के 9 किया था, 9 स्टेजेस, 8 या 9 स्टेजेस दी थी इसने। एरिक्सन proposed a lifespan approach to development that included 8 stages। हाँ, 8 स्टेजेस दी थी इसने। अच्छा, इसने जो है जो सिगमंड फ्राइड है, इसने जब डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी ना, तो इसने तमाम जो पूरी लाइफ को कवर नहीं किया था, यानी कि पूरी लाइफ के अंदर डिफरेंट स्टेजेस नहीं दी थी। इसने चंद स्टेजेस दी थी, लेकिन जो सिगमंड एरिक एरिक्सन है, इसने पूरी लाइफ को कवर किया मरने तक। उसके बाद है जी एरिक्सन्स वर्क एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। इसकी जो थ्योरी है सोशल कल्चरल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और इसने उसके रोल की बात की है।
एंड ही बिलीव दैट पर्सनैलिटी कंटिन्यूज टू डेवलप थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। इसने बोला कि जो पर्सनैलिटी है ना, वो सारी जिंदगी डेवलप होती रहती है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका, कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है ना, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है इंसान की जिंदगी के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। विच इज अ पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड क्वेश्चनिंग दैट अकर्स ड्यूरिंग अडोलेसेंस। कि आप कौन हो, ये बेसिकली इंसान जो है ना, अपनी आइडेंटिटी तलाश करने की कोशिश करता है कि वो कौन है, क्या बनना चाहिए उसे, क्यों बनना चाहिए उसे। अडोलेसेंस के अंदर ये पीरियड आता है। इसका कहना था जो बंदा इससे कामयाबी के साथ सक्सेसफुली आगे बढ़ जाता है, वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है, बहुत ग्रो करता है। लेकिन जो क्राइसिस में रहता है, वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ चला जाता है, डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है। उसके बाद जैक्वेस लेकैन है जी हमारे पास। Lacan was a French psychoanalyst who developed a form of psychoanalysis that emphasized the role of language and culture in shaping the unconscious mind। इसने कल्चर और लैंग्वेज की बात की थी कि हमारे अनकॉन्शियस को किस तरह से डेवलप करने में अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट इसके हैं कैरन हॉर्ने। कैरन हॉर्ने वाज अ जर्मन साइकोएनालिस्ट हु डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दैट एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। इसने भी सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की ही बात की थी इन शेपिंग साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर वो कहते हैं कि सोशल और कल्चरल फैक्टर किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। अब आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोएनालिसिस। हिस्ट्री ऑफ साइकोएनालिसिस की बात कर लेते हैं। द टर्म साइकोएनालिसिस एंड द नेम Sigmund Freud are recognized throughout the modern world, whereas other prominent people in the history of psychology, such as Fechner, Wundt, and Titchener, are little known outside of psychology. Freud has maintained a high level of visibility among the general public। वो कहता है कि सिगमंड फ्राइड की अगर साइकोएनालिसिस की बात करें, सिगमंड फ्राइड ने जो दिया था, ये उसी के नाम से जाना जाता है। आपको कहते हैं कि डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनका नाम सुनने को मिलता है साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर, लेकिन साइकोलॉजी से बाहर उनको कोई नहीं जानता। लेकिन वो कहते हैं कि जो सिगमंड फ्राइड है ना, ये ऐसा इंसान है जिसको साइकोलॉजी के बाद भी, साइकोलॉजी से हटके भी लोग जानते हैं, जनरल पब्लिक भी जानती है जिसको। ही अपीयर्ड ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन 3 टाइम्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइम मैगजीन पर फ्राइड कितनी दफा आया। द लास्ट अपीयरेंस अकरिंग सम 16 ईयर्स आफ्टर डेथ। 60 साल के बाद भी उसको टाइम मैगजीन पर फीचर किया गया। ऑन द 150th एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ in 2006 his picture appeared on the cover of Newsweek। इसकी पिक्चर लगाई गई and he was lionized in the lengthy editorial column in the Wall Street Journal। यानी कि इस जर्नल के अंदर भी ये आया। The Newsweek writer described him as an inescapable force who captivates us even now। वो कहता है कि ये inescapable force है जो आज भी बेसिकली वो कहता है कि हमें फायदा दे रहा है। Without a doubt Sigmund Freud was one of a handful of individuals pivotal in the history of civilization who alter the way humans think about themselves। इसने इंसान को देखने का नजरिया बदला, ठीक है। उसके बाद Freud himself suggested that in all recorded history there have been 3 great shocks to the collective human ego। फ्राइड ने वो कहते हैं कि ये बताया कि जो इंसान की हिस्ट्री है ना, इंसान की आप कह सकते हैं तारीख है, उसमें 3 बड़े झटके लगे हैं इंसान को, इंसानियत को। ये जो वैसे कुछ जो पहले हमने पढ़े हैं साइकोएनालिसिस के अंदर, कुछ सॉरी पहले जो स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर कुछ लोगों को पढ़ा है, उसमें मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ने को खुद बोल दिया कि हिस्ट्री आपने खुद पढ़नी है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है ना, इसकी आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, साइकोएनालिसिस की, इसके साथ साथ आपको सिगमंड फ्राइड की भी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, बायोग्राफी का उसका पता होना चाहिए, अगर आप साइकोलॉजी में खास तौर पर साइकोएनालिटिक्स साइकोलॉजी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो। और अपना एक आप कह सकते हैं कि एक आप क्या अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं साइकोलॉजी को लेके, या एक लाइफ को लेके अंडरस्टैंडिंग अगर आपने बनानी है ना, तो आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, इसको सिगमंड फ्राइड को, ठीक है। अगर क्योंकि इसके अगर इसको आप समझते हो ना, सिगमंड फ्राइड के काम को या सिगमंड फ्राइड की बायोग्राफी को अच्छे से पढ़ लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आपको और बहुत सारे लोगों का जो काम है वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी लोग हमने ऊपर पढ़े ना कंट्रीब्यूटर्स, इनको अगर आपने अच्छे से समझना ना, कॉल जोंग, अल्फ्रेड एडलर, मेलानी क्लेन, उसके बाद एना फ्राइड, एरिक्सन हो गया, जैक लिकेन हो गया, कैरन हॉर्नी हो गया, तो आप इसको ना सिगमंड फ्राइड को अंडरस्टैंड करना होगा, याद रखिएगा, फिर ही आप उनको अच्छे से समझ सकते हो। अगर नहीं समझोगे तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा जी, अब वो कहता है जी इंसानियत को 3 झटके लगे हैं, उसकी ईगो को 3 दफा ठेस पहुंची है। कब पहुंची है?
अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, समझ लीजिएगा। तीन, वो कहता है 3 दफा ना इंसानियत की ईगो को, जो इंसान है उसकी ईगो को झटका लगा है तारीख में। कौन सा? पहली दफा, द फर्स्ट वॉज व्हेन Copernicus, the Polish astronomer, showed us that the Earth was not the center of the universe, but merely one of many planets revolving around the sun. पहली दफा उस वक्त इंसानियत की ईगो को ठेस पहुंची जब ये बताया गया। पहले ये समझा जाता ना था कि हमारी जो जमीन है ना, ये कायनात का जो है सेंटर है या मरकज है बेसिकली, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये पॉलिश एस्ट्रोनॉमर है जो इसने कोपरनिकस ने बताया कि ना भाई जी, हमारा जो जमीन है ना हमारी, वो एक प्लेनेट है, उसके आसपास जो है ना सूरज क्या कर रहा है, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हाँ जी, वो कहता है कि उनमें से एक है जिनके आसपास क्या, सॉरी, जो सूरज के आसपास क्या कर रहे हैं, अपना रिवॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि उस वक्त झटका लगा इंसानियत को, इंसान की ईगो को, जब ये समझा जाता था कि जो है कायनात का मरकज हमारी जमीन है, ठीक है, इसके आसपास सब घूमते हैं सियारे। लेकिन बाद में कोपरनिकस ने बताया कि भाई ऐसा नहीं था। दूसरा झटका कब लगा? द सेकेंड रेवोल्यूशन came in the 19th century when Charles Darwin demonstrated that we are not a unique and separate species with the privileged place in creation, but only a higher form of animal species that evolved from lower forms of animal life. दूसरा झटका ये था, पहले ये समझा जाता था चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से पहले कि इंसान जो है ना ये बहुत ही यूनिक है बना, बेसिकली ये यूनिक बना है, इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपनी एक अलग से एग्जिस्टेंस रखता है जो इंसान है, यानी कि सबसे आला माना जाता था इसको। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने आके जब थ्योरी दी थी, वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसने आके बताया कि नहीं जी, हमारा जो ताल्लुक है ना वो बंदर की स्पीशीज से है, ठीक है। जैसे वो बोला नहीं जाता इंसान बंदर से बना है, उसका मतलब ये था कि हमारा जो स्पीशीज है ना, स्पीशीज का ग्रुप है, वो बंदर है, बंदर की स्पीशीज से, यानी कि जिस स्पीशीज से बंदर ताल्लुक रखते हैं, या सिंपल इसको बोलते हैं जिस ग्रुप से ताल्लुक बंदरों का ना, उसी से हमारा ताल्लुक है, ठीक है, हमारी बेस एक ही है। तो उस वक्त भी झटका लगा। उस वक्त इस बात पर चार्ल्स डार्विन के बहुत लोग खिलाफ हो गए थे, खासतौर पर मजहबी लोग बहुत खिलाफ हो गए थे इसके। तो ये इसको बड़ा ये डरता था अपना काम पब्लिश करने से। अच्छा, ये दूसरा झटका था। तीसरा झटका ये था जो फ्राइड ने दिया इंसानियत को। फ्राइड एडमिनिस्टर्ड द थर्ड शॉक बाय प्रोक्लेमिंग दैट वी आर नॉट द रैशनल rulers of our lives but are under the influence of unconscious forces of which we are unaware and over which we have little if any control. वो कहता है कि हम हमेशा ये समझते रहे हैं कि हमारी जिंदगी पर, हमारी पर्सनैलिटी पर हमारा कब्जा है, यानी कि हमारा कंट्रोल है, जबकि सिगमंड फ्राइड ने ये बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी पर कंट्रोल जो है ना, हमारी पर्सनैलिटी के जो रूलर्स हैं वो हमारी अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं, और हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी बेसिकली आपके उसी के तरह अनकॉन्शियस में ही जाते हैं। तो उसने बोला हमारा जो अनकॉन्शियस होता है ना, वो बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी को रूल करता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। जबकि पहले ये समझा जाता था कि हम खुद ये डिसाइड करते हैं कि हमने क्या बनना है। ये तीसरा शौक था। बेसिकली ये जो 3 शौक बताए ना, ये सिगमंड फ्राइड के काम की इंपॉर्टेंस को वाजे करता है कि पूरी इंसानी तारीख के अंदर 3 झटके लगे हैं डिफरेंट अदवार के अंदर। एक जब कोपरनिकस ने बताया कि हमारी जमीन मरकज नहीं, दूसरा चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी कि इंसान यूनिक नहीं है, वो मतलब कि बंदरों की स्पीशीज से बना है। और उसके बाद तीसरा झटका इसने दे दिया कि हम ये समझते हैं कि हमारा कंट्रोल है खुद पर, या हम जो बनना चाहें वो बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारी अनकॉन्शियस जो फोर्सेस हैं वो कंट्रोल रखती हैं, वही बनाती है हमारी पर्सनैलिटी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। Chronologically, psychoanalysis overlaps psychology's other schools of thought. Consider the situation in 1895, the year Freud published his first book, marking the formal beginning of his new movement. इस वक्त इसकी मतलब एक beginning हो चुकी थी। In that year, Wundt was 63 years old. The 23-year-old teacher had been. अब वो यहाँ पर देखो, वो कहता है जो psychoanalysis है ना, वो अदर स्कूल ऑफ थॉट पर ओवरलैप करता है। ओवरलैप का क्या मतलब है? एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको क्लियर नहीं है, कि हमें ऐसा लगता है या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं, मैं भी पहले ऐसे ही समझता था कि पहले सबसे पहले बना है स्ट्रक्चरलिज्म, उसके बाद फंक्शनलिज्म, उसके बाद बिहेवियरिज्म, उसके बाद साइकोएनालिसिस, उसके बाद फिर बाकी स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि
पहले एक बना, फिर उसके बाद दूसरा डेवलप हुआ, फिर तीसरा डेवलप हुआ। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। इस फिक्र के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है कि वो कहता है ये जो साइकोएनालिसिस है ना, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को ओवरलैप करता है, यानी कि जब ये डेवलप हो रहा था ना, उस वक्त दूसरे स्कूल ऑफ थॉट भी डेवलप हो रहे थे, उन पर भी काम हो रहा था। जैसे ये यहां पर बता रहा है कि वुंट वाज 63-year-old 23-year-old टीचर had been at Cornell University for only 2 years and was just beginning to develop the structural psychology. The spirit of functionalism was starting to flourish in the United States. ये फंक्शनलिज्म भी उसमें स्टार्ट हो रहा था और साइकोएनालिसिस पर भी काम हो रहा था। Neither behaviorism nor gestalt psychology had yet been proposed. उस वक्त इन दोनों का, उस वक्त ये दोनों डेवलप भी नहीं हुई थी, उस वक्त इनका कॉन्सेप्ट भी नहीं था। वाटसन वाज 17 ईयर ओल्ड, उस वक्त वाटसन की उम्र 17 साल थी, और जो बर्दाइमर जिसने गेस्टाल्ट दिया है उसकी 15 साल थी उम्र। ठीक है, यानी कि ये उनसे बहुत पहले की बात है। अच्छा, yet by the time of Freud's death in 1939 the entire psychological world had changed radically. Once in psychology, Titchener structuralism and functional psychology were history, यानी कि वे उनको वो इसकी वैल्यू नहीं रहा था। Gestalt psychology was the being transplanted from Germany to the United States. उस वक्त Gestalt psychology की भी बात हो रही थी जो कि जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट में आया। एंड बिहेवियरिज्म वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। उस वक्त बिहेवियरिज्म क्या था, डोमिनेंट फॉर्म थी या डोमिनेंट साइकोलॉजी थी, अप्रोच थी उस वक्त जब इसकी डेथ हुई। डिस्पाइट देयर फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स, द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट वी हैव डिस्कस्ड thus far shared an academic heritage and owed much of their inspiration and form to William Wundt. वो कहता है कोई भी जो डिसएग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट के बावजूद कहता है कि एकेडमिक हेरिटेज एंड ओड मच ऑफ देयर इंस्पिरेशन एंड फार्म टू विलियम वुड। विलियम वुड से बेसिकली वो वाली बात है कि जैसे हमने बोला कि पर्सनैलिटी की थ्योरी की जो क्रेडिट है वो हमेशा सिगमंड फ्रायड को जाता है, क्योंकि उसके बाद सारी जो थ्योरी है उससे मिलके बनी है या उसके कॉन्सेप्ट से या उसके मुखालफत में, इसी तरह कहते हैं इसको भी जाता है क्रेडिट। Their concepts and scientific methods were defined in laboratories, libraries and lecture halls. ये जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं उनके जो कॉन्सेप्ट हैं या उनके जो नजरियात हैं उन पर वो लेबोरेटरीज के अंदर उनको देखा गया, रिफाइन किया गया, उस पर डिबेट्स हुई, उसके बाद लेक्चर्स हुई, वर्कशॉप्स हुई, चीजों को रिफाइन किया गया। इन कंट्रास्ट इसके मुकाबले में साइकोएनालिसिस वाज नाइदर अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज नॉर अ प्योर साइंस। ना ये यूनिवर्सिटी में बना ना ये प्योर साइंस था, बट अराउज within the traditions of medicine and psychiatry from attempt to treat person labeled by society mentally ill लोगों पर मतलब कि तजर्बात करके या mentally ill लोगों को ट्रीट करके या उनके लिए बना ये। The psychoanalysis was not a school of thought directly comparable with others we have studied. इसको दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। From its beginnings psychoanalysis was distinct from mainstream. ये mainstream जो साइकोलॉजी उससे अलग था। इसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो है साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, एबनॉर्मलिटी को देखा गया, एबनॉर्मल बिहेवियर जो है बेसिकली इसका जो था फोकस था। रिलेटिवली नेग्लेक्टेड बाय अदर स्कूल्स ऑफ थॉट, और ये जो बिहेवियर है दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने इसको नेग्लेक्ट किया था एबनॉर्मलिटी को। ठीक है, जबकि सिगमंड फ्रायड का जो स्कूल ऑफ थॉट था इसका फोकस ही एबनॉर्मलिटी था। इट्स प्राइमरी मेथड इज क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन रादर देन कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन। इसका जो मेथड था वो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ही था, यानी कि पेशेंट्स को ही ऑब्जर्व करके चीजों को रिफाइन किया गया, बनाया गया, डेवलप किया गया। इन एडिशन साइकोएनालिसिस डील्स विद द अनकॉन्शियस, अ टॉपिक वर्चुअली इग्नोर्ड बाय अदर सिस्टम ऑफ स्कूल्स थॉट्स। इनको इसका फोकस है जिसको दूसरे थॉट ने इग्नोर कर दिया। वुंट एंड टिचनर डिड नॉट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ अनकॉन्शियस, इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इन्होंने बोला था जो इंट्रोस्पेक्शन है ना उसके साथ अनकॉन्शियस को स्टडी नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों ने भी रिजेक्ट कर दिया था। Functional psychologists with their exclusive focus on consciousness had no use for unconscious mind. उन्होंने जो फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने तो इस बात ही सारी कॉन्शियसनेस की अनकॉन्शियस को उन्होंने बिल्कुल यूज ही नहीं किया। Although James did admit to the notion of unconscious processes, जबकि जो विलियम जेम्स है ना वो एग्री करता था, एक्सेप्ट करता था कि हाँ यार अनकॉन्शियस है, एग्जिस्ट करता है, प्रोसेस करता है, बट वो उसने कंसीडर नहीं किया इसको। उसके बाद एंजल्स 1904 टेक्स्ट बुक डिवोट्स नो मोर देन 2 पेजेस। जो अनकॉन्शियस है उसके बारे में एंजल्स ने भी वो कहते सिर्फ 2 पेजेस से ज्यादा लिखने का गवारा नहीं किया लिखना। वुडवर्थ 1921 टेक्स्ट बुक हैड लिटिल मोर टू से, वुडवर्थ ने भी इस पर थोड़ी सी बात की जैसे कोई और बात ना करने की हो। ऑफ कोर्स वाटसन हैड नो मोर
रूम इन हिज सिस्टम ऑफ बिहेवियरिज्म फॉर अनकॉन्शियस। वाटसन ने भी बिल्कुल इसको कंसीडर नहीं किया बिहेवियरिज्म के अंदर, देन डिड फॉर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के मुकाबले में। कॉन्शियसनेस को फिर भी उसने कंसीडर किया, अनकॉन्शियस को तो बिल्कुल नहीं किया। ही रेफर्ड डिसमिसिवली टू द अनकॉन्शियस एज दैट विच द इंडिविजुअल हैज नॉट येट वर्बलाइज्ड। वो कहता है कि बेसिकली इसको वो कहता है कि इसको चूंकि वर्बलाइज नहीं किया जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता, इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको इस तरह से नहीं देखा उसने। इट वॉज फ्राइड हु ब्रॉट द नोशन ऑफ द अनकॉन्शियस टू साइकोलॉजी। ये फ्राइड ही था जिसने अनकॉन्शियस इंट्रोड्यूस करवाया साइकोलॉजी के अंदर। ये इसकी हिस्ट्री थी थोड़ी सी। अब आ जाते हैं एंटीसीडेंट इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोएनालिसिस, किन किन चीजों ने इस पर इन्फ्लुएंस किया। philosophical speculations about unconscious psychological phenomena, early ideas about psychopathology, evolutionary theory, इन सब ने इस पर असर अंदाज बेसिकली अपना रोल प्ले किया, इन्फ्लुएंस डाला।